गुड मॉर्निंग। आज इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का कवर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी कि इंडेमनिटी जो वर्ड आया है ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड इंडेमनी से। और इंडेमनी का वर्ड दो वर्ड से बना, आई एन और डेमनी। आई एन का मतलब होता है नॉट, नहीं। और डेमनी का वर्ड है डैमेज, डैमनम से आया है, जो हमने मैक्सिम भी की थी कि डैमनम साइन इंजुरी है, डैमेज विदाउट इंजरी। तो डैमनम का मतलब हो गया डैमेज। टॉट में या लीगल टर्म्स में दो एक ऐसे वर्ड हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि इंजरी। लेमन लैंग्वेज में जब इंजरी को हम यूज करते हैं वर्ड, तो इंजरी का मतलब होता है फिजिकल बॉडी में कोई चोट लगी है। लेकिन लॉ की टर्म्स में इंजरी का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट। इसी तरीके से डैमेज, डैमेज जब सिंपल डैमेज वर्ड है तो इसका मतलब है लॉस। लेकिन अगर इसमें एस लगाते हैं और डैमेजेस हो गया तो डैमेजेस का मतलब है कंपनसेशन फॉर लॉस। तो कंपनसेशन क्लेम किया जाए। बैक टू टॉपिक इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी को हमने समझा कि नो लॉस। नो लॉस का मतलब यह है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रही है कि मेरे किसी कंडक्ट से या मैं जिस ट्रांजेक्शन को कह रहा हूं उस ट्रांजेक्शन को करने से तुम्हें कोई लॉस नहीं होगा, अगर कोई लॉस होता है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई मीन, आई होप आप सबको व्हाइट बोर्ड विजिबल होगा। इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी। मिस्टर बी जो है ऑक्शनर है, यानी कि ये ऑक्शन कराते हैं और ऑक्शन करा के सामान को बेच के पैसा करो रिकवर करते हैं। तो मिस्टर ए का हो गया ट्रांसफर दिल्ली से, मान लीजिए जम्मू हो गया, उनके पास बहुत सारा घर का सामान है, फ्रिज है, टीवी है, बेड है, छोटे छोटे आइटम से बहुत सारे, उनको ऑक्शन कराना, उन्हें सेल आउट कराना जिससे कि वो पैसे लें और वहां पे जाके नया फर्नीचर खरीद लेंगे। इतना डिलीवरी वगैरह में लगेगा। तो इन्होंने इनसे कॉन्टेक्ट किया कि आप एक मिनिमम चार्जेस इन्होंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल एसी है, एसी का मैं चार्जेस ले रहा हूँ, आप मुझे 20,000 दे दो, पुराना सेकेंड हैंड एसी है। या फिर टीवी है, टीवी का कुछ चार्जेस उन्होंने बताया, मिनिमम चार्जेस ये हैं, और बाकी आप ऑप्शन करोगे तो जितने की ज्यादा बिड होगी वो आप लगा सकते हो, आप ले सकते हो। तो ये सारा सामान का कैलकुलेशन करके मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 2 लाख रुपीज का ये सामान, टीवी, फ्रिज, बेड, एसी, ये सब इन्हें देंगे, जिसका बी ऑप्शन करके अपना रिकवर करेंगे। मिनिमम अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए मिस्टर ए को दे रहे हैं। अब मिस्टर बी ने ऑप्शन किया। ऑक्शन करने में कोई पार्टी आ गई, उसने कहा कि ये जो सामान ये ऑक्शन कर रहे हो ये ए का नहीं है, ये ए चोरी का है। ठीक है, सी ने क्लेम किया, सी ने उनपे डैमेज लगा दिया, उनपे सूट कर दी। तो यहाँ पे जब बी ए से ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऑप्शन का कि मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ इस सारे सामान के, और ये इस शर्त पे दे रहा हूँ कि ये जेन्यून है, आप ही इसके ओनर हैं, और इसकी वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर मुझे कोई लॉस होता है, कोई डैमेज होता है, तो उसकी भरपाई ये करे। तो ये जो इंडेमनिटी है, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको कोई लॉस नहीं होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? मिस्टर ए करेंगे, डैमेज कवर करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस होगा अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इम्प्लाइड होगा अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन इम्प्लाइड और डिटेल में समझेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब हो गया कि भरपाई कर रहे हैं अगर मेरी वजह से कोई लॉस हो रहा है। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है। दो सेक्शन इसमें कवर होते हैं। सेक्शन 124, 125 इंडेमनिटी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 124 कहता है कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम। दूसरी पार्टी को सेव कर रहे हैं लॉस से जो उसे कॉज हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, यानी कि जो प्रोमिसर कर रहा है, प्रोमिसर है, उसके कंडक्ट की वजह से, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत लिमिटेड है, इसका स्कोप बहुत नैरो है। यहाँ पे सिर्फ दो की कंडक्ट की वजह से अगर लॉस होगा तो
इंडेमनिटी होल्ड जो इंडेमनीफायर है यानी कि प्रोमिसर है वो लॉस को पे करे, यानी कि प्रोमिसर के अपने कंडक्ट की वजह से या थर्ड पर्सन की कंडक्ट की वजह से। लेकिन अगर किसी अनसर्टेन एक्टिविटी की वजह से हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे फायर इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस में होता है कि घर का इंश्योरेंस होता है, अगर घर पे आग लगी तो होम इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस से घर पे आग लगी है, बिजनेस कोई शॉप पे आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की वजह से तो नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन तो नहीं इसने आग लगाई है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ उसके से आग हुई है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर इसको लिटरल इंटरप्रिटेशन करें तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जो इंश्योरेंस का केस है जिसमें किसी एक्शन की वजह से, किसी अनसर्टेनिटी की वजह से जहां पे पर्सन इन्वॉल्व नहीं है तो वो इसमें नहीं आए। लेकिन इंग्लिश डेफिनेशन जो है, आगे आप देखेंगे इंग्लिश डेफिनेशन, इंग्लिश लॉ में जो डेफिनेशन कहती है इंडेमनिटी की वो बहुत वाइड है। वो क्या कहती है, प्रॉमिस टू सेव अनदर हार्मलेस फ्रॉम लॉस कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन एंटर इनटू एट द इंस्टेंस ऑफ प्रोमिसर के इंस्टेंस, यानी कि उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें अगर प्रोमिसी को कोई भी लॉस होता है, किसी भी वजह से होता है, देन प्रोमिसर विल बी रिस्पॉन्सिबल, ही विल टेक केयर ऑफ। इस डेफिनेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो कवर्ड होता है। लेकिन जो सेक्शन 124 के अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस उसमें कवर्ड नहीं है। लेकिन हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 को कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है और वहां पे हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर किसी पर्सन की वजह से कोई इंश्योरेंस है, किसी पर्सन की वजह से कुछ होता है तो वो इसमें कवर होता है, इंडेमनिटी। एक बार इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। वो जितने भी हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आए, चाहे वो इंडेमनिटी का हो, गारंटी का हो, बेलमेंट का हो, प्लेज का हो, आगे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आप पढ़ते हो सब्जेक्ट में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स वन सेक्शन 1 to 75 हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के पढ़े हैं वो एप्लीकेबल होते हैं जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन ना हो। वो पहला एसेंशियल्स तो ये है कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं वो सारे यहाँ पे भी एप्लीकेबल इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे। दूसरी बात, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती हैं, दो पार्टी। एक जो प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपको लॉस हुआ तो मैं रिकवर करूंगा, ये हो गया इंडेमनीफायर, यानी कि ये प्रॉमिसर। और जिसको प्रॉमिस कर रहा है, जिसके पास वो ये राइट होल्ड कर रहा है कि अगर उसको लॉस हुआ तो वो दूसरे से रिकवर कर सकता है किसी वजह से, वो हो गया इंडेमनिटी होल्डर। वो दो लोग हैं, दो पार्टी हैं, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनीफाइड भी बोलते हैं, इस चीज को आप याद रखें। तीसरा एसेंशियल पॉइंट है इसमें, लॉस मस्ट बी कॉज टू इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनी जो फायर है वो कौन से लॉस की भरपाई करेगा, उस लॉस की भरपाई करेगा जो इंडेमनिटी होल्डर को होगा। अगर थर्ड पर्सन को उस कॉन्ट्रैक्ट से लॉस होता है तो वो एक अलग मैटर है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। इंडेमनिटी होल्डर को जो लॉस हो रहा है वो उस लॉस को कवर करेगा इंडेमनीफायर। अच्छा, किसके कंडक्ट से लॉस कवर होगा, वो लॉस किसकी वजह से होना चाहिए, या तो प्रोमिसर के कंडक्ट की वजह से होना चाहिए या किसी थर्ड पर्सन के कंडक्ट की वजह से। अगर थर्ड कोई एक्ट है तो वो इस डेफिनेशन के हिसाब से कवर्ड नहीं है। हमने देख लिया डेफिनेशन, देख ली थी इंडेमनिटी की, एसेंशियल एलिमेंट्स देख लिया, मीनिंग इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर का देख लिया, एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में जो लॉस कॉज्ड हुआ है बाय इवेंट और एक्सीडेंट, जो डिपेंड नहीं करता किसी प्रॉमिस से अदर पर्सन के कंडक्ट की वजह से, जिससे हमने इंश्योरेंस का केस किया, तो वो क्या इसमें कवर्ड होते हैं या नहीं कवर्ड होते। तो डेफिनेटली अगर वो किसी पर्सन की वजह से लॉस हो रहा है तो वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में कवर होंगे, और अगर नहीं हो रहा तो वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होंगे। अगर एक ऑब्जेक्टिव, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है फॉर एग्जाम्पल कि इंडेमनिटी ऑफ एश्योरेंस इज द पार्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, या वो इंडेमनिटी ऑफ इंश्योरेंस द पार्ट ऑफ, चार ऑप्शन दे देते हैं, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, प्लेज या कोई और। तो इसमें इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में छोटा पार्ट कवर हो रहा है इंश्योरेंस का, वो लॉस जो किसी पर्सन की वजह से हो, तो मान लिया एक्सीडेंट किसी पर्सन ने किया है तो वो इसमें कवर्ड हो रहा है। लेकिन अगर वहां पे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बड़ा सर्कल है, उसमें ज्यादा चीजें आ रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस पूरी तरीके से कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 में कवर।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंस, इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कमेंस कब होती है, शुरू कब होती है? जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर को लॉस होता है इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, एज सुन एज द लॉस अकर्ड, द लॉस डिटरमाइन होता है, उसका लॉस इतना हुआ, ऐसे ही इंडेमनीफायर की जो लायबिलिटी है वो स्टार्ट। जैसे हमने समझा था कि जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक कंपनी है, कंपनी ने इन्वर्टर की कंपनी है, लेमन एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी ने एक शॉप, रिटेलर शॉप है, उसने एक कंपनी से 100 इन्वर्टर मंगाए। आगे उसने इन्वर्टर को कस्टमर को बेचा। कस्टमर ने जैसे इन्वर्टर का वायर लगाया, नई इन्वर्टर 1 साल की गारंटी है, उसमें ब्लास्ट हुआ और वो आग लग गई। जब उसका चेक किया तो पता चला कि उसमें जो वायर लग रही थी वो फॉल्टी वायर खराब क्वालिटी की थी, जिसकी वजह से वो उसको झेल ही नहीं पाई करंट को और एकदम से ब्लास्ट हो गया, उसमें डैमेज हुआ। कस्टमर ने वो डैमेज कवर किया रिटेलर से। अब रिटेलर और जो कंपनी है उसके पास चाहे कोई इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो, यहाँ पे इम्प्लाइड है कि जो क्वालिटी उससे मांगी गई थी उसमें ऐसी ब्लास्ट या चीज नहीं हो सकती जो पुअर क्वालिटी की वजह से। तो कस्टमर और रिटेलर शॉप के बीच पे भी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है, वो इम्प्लाइड है, कोई साइन नहीं किया उसने कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का, तो वहां पे उसके कंडीशन से इम्प्लाइड हो रहा है। एक्सप्रेस का मतलब है कि रिटर्न है, कहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक्सप्रेसली बोला है कि कोई लॉस होगा तो मैं करूंगा। यहाँ पे वो बात नहीं भी कही जा रही, लेकिन फॉल्टी रीजन की वजह से जो लॉस हुआ है वो रिटेलर देगा, और रिटेलर वो क्लेम कर सकता है अपनी कंपनी से जहां से उसने इन्वर्टर मंगाए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इम्प्लाइड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सप्रेस भी हो। तो ये हमारा अच्छा, इसमें एक और चीज है कि इंडेमनिटी होल्डर कौन कौन सी डैमेजेस, कौन कौन सा लॉस इंडेमनीफायर से क्लेम कर सकता है। तो सेक्शन 124 में तो डेफिनेशन है कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और सेक्शन 125 में बताया कि वो कौन सी डैमेजेस हैं जो वो इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से कवर कर सकता है, यानी कि प्रोमिसी प्रोमिसर से कवर कर सकता है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पहली चीज, ऑल डैमेजेस, जो भी नुकसान हुआ है। मान लीजिए कंपनी ने, जैसे ऑक्शन वाली कंपनी का हमने एग्जांपल लिया था कि ए ने बी से अपना सामान ऑक्शन करवाया, 2 लाख रुपए ले लिए। बी ने जो सामान ऑक्शन किया, उस सामान में किसी सी ने उस पर केस कर दिया कि इसमें जो टीवी है, इसमें ये मेरा है, ये उसने चुराया हुआ है, या कोई चीज है, या उसकी क्वालिटी खराब निकल गई जो रनिंग कंडीशन में नहीं है। तो उससे जो उसने क्लेम किया डैमेज, उसको उसने 50,000 रुपए दिए थे, 50,000 रुपए देने पड़े, ऊपर से 10,000 रुपए उसे देने पड़े कंपनसेशन। तो ये कंपनसेशन वो क्लेम कर सकता है। मान लीजिए उसने कोई सूट फाइल किया ऑक्शनर कंपनी के अगेंस्ट, और ऑक्शन कंपनी ने अपने को डिफेंड करने के लिए अपने एडवोकेट किए, कोस्ट को रिप्रेजेंट किया, 1 साल को केस चला। तो उनकी जो कॉस्ट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, वो कॉस्ट भी वो रिकवर कर सकते हैं इंडेमनीफायर्स ए से। तीसरा आता ऑल सम्स, जो कॉस्ट में डैमेजेस में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट, 1 साल केस चला, 1 साल केस चलने पे उन्होंने उस पर इंटरेस्ट भी दिया। इसके अलावा उन्होंने केस खत्म करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज किया आपस में, ऑक्शनर ने और थर्ड पार्टी ने, कि भाई आप केस खत्म कर दो, मैं आपको ये पेमेंट कर देता हूँ। तो वो जो कंपनसेशन दिया है वो भी कवर। लेकिन यहाँ पे एक कैच, अगर मान लीजिए उस ऑक्शनल कंपनी ने वो कॉम्पनसेशन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, कि भाई ये थर्ड पार्टी कह रही है कि सामान जो आप बेच रहे हो ये जेन्युइन नहीं है, ये मेरा है और ये चोरी का सामान है। ए ने बी से कहा, यानी कि उस ऑक्शन कंपनी से कहा कि सारे सामान की रिसिप्ट मेरे पास है, और रिसिप्ट मैं आपको 24 घंटे के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये सामान जेन्युइन है, आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है अदर कंपनी। लेकिन ऑक्शनर ए की बात नहीं सुनता, प्रोमिसर की बात नहीं सुनता, और वहां कंपनसेशन, उसको एक्स्ट्रा कंपनसेशन दे देता है जो कि नहीं बनता। इस केस में ए लायबल नहीं होगा उसको कंपनसेशन देने के लिए, क्योंकि वो ए की कंसेंट की से नहीं दिया। थर्ड पॉइंट एक बार पढ़ते हैं। All sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit, if the compromise was not contrary to the order of the promise. नॉट कॉन्ट्रारी टू द ऑर्डर ऑफ द प्रोमिस। हमारे केस में जो एग्जांपल हमने देखा उसमें उसने कॉन्ट्रारी किया,
यानी कि अगर वो कंपनसेशन दे रहा है तो उसको प्रोमिसर को बता देना चाहिए कि भाई ये फेक केस वो था कि आपके जो गुड्स हैं वो चोरी के हैं, इसलिए मुझे कंपनसेट करना पड़ रहा है, ये आप दो। अगर वो कह रहा है कि मैं जेन्युइन ओनर हूँ, मैं उसकी रिसीप्ट आपको दे रहा हूँ, आपको कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है, वी कैन फाइट, और जो कॉस्ट लगेगी वो पे करेंगे, तो फिर वहां पे कंपनसेशन नहीं देना पड़ता। फिर भी वो कंपनसेशन देता है प्रोमिसर के मना करने के बाद भी, तो फिर वो ये क्लेम नहीं कर सकता कंपनसेशन इंडेमनीफायर। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है।